हो जाती, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बेचारी दोनों बहुएं मुंह बनाकर सो जाती हैं। अगली सुबह गुनगुनाने की आवाज सुनकर दोनों काली गोरी बहुओं की नींद टूट जाती है और वो पर्दे से बाहर आती हैं। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अपने ससुर को गाता हुआ देखकर गोरी बहू गुस्से में कहती है, वाह, बहुत खूब ससुर जी, आप तो छा गए। अरे माँ जी, आप दोनों को जरा भी शर्म नहीं? इस उम्र में आप दोनों छैया छैया कर रहे हैं, एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि इस एक कमरे के ससुराल में दो दो नई बहू कैसे एडजस्ट कर रही है? उनके कुछ सपने हैं कि नहीं? अहाना को ऐसा बोलते देखकर रोहन कहता है, बस करो अहाना, बंद करो ये बेशर्मी। और रियली रोहन, अगर अपनी बात रखना बेशर्मी है तो ठीक है। रुक जा रोहन, अहाना बहू बात क्या है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं बताती हूँ माँ जी। माँ जी, अहाना और मैं इस एक कमरे के ससुराल में साथ नहीं रह सकते, और गलती अकेले अहाना की भी नहीं है। एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसके दिल में हजारों सपने होते हैं। अंजलि के ऐसा कहने के बाद शांति अपनी काली और गोरी बहू की परेशानी समझ जाती है, जिसके बाद शांति देवी के दोनों बेटे खूब मेहनत करते हैं, जिसमें अंजलि और अहाना के ससुर भी उनका साथ देते हैं, और सभी लोग फिजूल खर्ची भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी पैसे जोड़कर जल्दी ही एक बड़ा घर ले लेते हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर देना। मेरी जिंदगी उसे एक कमरे के ससुराल में ही सिमटी हुई थी। मैं शादी करके वहीं आई थी, वहीं मेरे दोनों बेटे हुए, इसलिए शायद मैं देख नहीं सकी कि तुम वहाँ ढल नहीं पाई। मगर अब बीती बातें भुलाकर इस नए घर में नई शुरुआत करो। माँ जी, मुझे माफ कर देना, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। अरे बस, अब ये रोना धोना बंद करो, इस नए घर में खुशियों भरी शुरुआत करो। ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, आज इसे ही पहनना। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर अपने अपने कमरे में आती हैं। तभी अंजलि लकी के गले लग जाती है, तो वहीं रोहन भी अहाना को गोद में उठाकर कहता है, लेट्स गो अहाना बेबी, आज कुछ तूफानी करते हैं, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह आखिरकार शादी के बड़े वक्त बाद नए घर में आकर चारों पति पत्नी की सुहागरात का अधूरा सपना हकीकत में तब्दील होता है। जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? घर में मेरे अलावा भी और काफी चीजें हैं, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर शक करने के अलावा आता ही नहीं है कुछ। मैंने खुद तुम्हारे फोन में किसी दूसरी औरत के मैसेजेस और फोटो देखे हैं, लेकिन तुम अब मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? अगर तुम्हें ऐसे ही रोज रोज लड़ाई झगड़ा करना है तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अजीत ऐसा कहकर घर से निकल जाता है और बेचारी पारुल घर में रोती रह जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर मुझे किस कर्मों की सजा मिल रही है? तभी पारुल का 1.5 साल का बेटा उसे देखकर रोने लगता है। बस बेटा, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारुल ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही हो आप? अरे पारुल, मैं हूँ तेरी सबसे प्यारी सहेली शीतल। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन ये सब छोड़, तू रो क्यों रही है? शीतल पारुल की सहेली थी। शीतल की आवाज सुनकर पारुल और जोर जोर से रोने लगती है और उसे अपने पति के बारे में बताने लगती है। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कोई सौतन लाने की सोच रहा है। मैं क्या करूँ शीतल? मेरा एक बेटा है और मैं अभी गर्भवती भी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम आज घर पर आ सकती हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज तेरे पास जरूर आऊंगी। शीतल ऐसा कहकर फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ शाम ढले शीतल पारुल के पास आती है, जिसके बाद पारुल अपनी सहेली शीतल के गले लगकर रोने लगती है। अरे बहन, रोने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में तेरी सौतन आ भी जाती है तो क्या जाता है? तू अपने पति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करियो। मैंने अक्सर देखा है, जिनके पति सुंदर और पत्नी काली होती है, उनके पति बाहर किसी न किसी गोरी औरत के ऊपर मुंह मारते हैं। शीतल थोड़ी देर पारुल से बात करने के बाद चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अपने बेटे राजू को सुलाकर रात को 10 बजे सोने के लिए जाती है। तभी अचानक से उसके घर की घंटी बजती है। अरे
इस समय कौन आया है? ऊपर से आज घर पर अजीत जी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? पारुल अपने हाथ में एक डंडा ले लेती है और डरते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसका पति अजीत एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है। अजी आप आ गए? लेकिन ये औरत कौन है? मुझे तो पता ही था कि आपका किसी न किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन आपने इस घर में मेरी सौतन लाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली? अरे ये घर मेरा है। इस घर में मैं किसी को भी लेकर आऊं या फिर किसी को भी इस घर से निकाल दूं, ये मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी सौतन का गृह प्रवेश करो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। अजीत की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बेचारी पारुल फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद पूजा की थाली लाकर अपनी सौतन का गृह प्रवेश करती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरे पेट में आपका बच्चा भी है। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं उसको लेकर कहाँ जाऊंगी? डार्लिंग, इस कूड़े कचरे को घर में रखने की क्या जरूरत है? वैसे निकाल ही दो। मैं इस घर में तुम्हारे और अपने सिवा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके बच्चों के साथ अभी के अभी घर से निकाल देता हूँ। वैसे भी बहुत टर करती है, पूरे दिन मेरे सिर में दर्द करके रखती है। इसके काले रंग की वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बेबी, इसे निकाल दो। सोफिया के कहने पर अजीत अपनी पत्नी पारुल का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले आता है। वहीं राजू भी नींद से जाकर अपनी माँ के पास आ जाता है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी नई पत्नी के साथ इस घर में सुकून से रह लूंगा। वैसे भी तुम हमेशा तो मुझ पर शक करती ही रहती थी, आज तुम्हारा शक हकीकत में ही बदल गया है। पारुल अजीत के पैर पकड़ लेती है और कहती है, अजी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं इस घर के किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम भी करूंगी। ये सुनते ही सोफिया के मन में लालच आ जाता है। रुक जाओ, वैसे ये सही तो कहती है, बेचारी कहाँ जाएगी? और मुझे ऐसी गरीब औरतों पर बहुत दया आती है। एक काम करते हैं, हम इसे अपने घर में ही रख लेते हैं, ये घर के सारे काम कर लेगी। तुम कितनी दयावान हो सोफिया, काश हर एक लड़की तुम्हारी जैसी ही होती। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। अजीत सोफिया को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो बेचारी पारुल वापस घर में आ जाती है। वो सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहां तो पहले से ही अजीत सोफिया के साथ पहुंच चुका होता है और अंदर से दरवाजा लगा देता है, जिसके चलते उसे अपने बेटे के साथ घर के हॉल में ही सोना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो नींद से उठती है और छोटे बेटे राजू के साथ घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी अजीत और सोफिया दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। हेलो ब्लैक ब्यूटी, अभी तक तुम झाड़ू ही लगा रही हो? मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? तुम्हें कहा था ना, हमें सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं भी आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ले आती हूँ। पारुल सोफिया और अजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो दोनों नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के जाते ही पारुल अपनी सहेली शीतल को कॉल करती है और रोते हुए सब कुछ बता देती है। मैंने तो कहा ही था बहन, तेरा पति किसी और औरत के साथ शादी करके आ गया, अब तो क्या करेगी? मेरी किस्मत भी मेरे काली रंग की तरह ही काली हो गई है। कल रात तो मेरा पति मुझे घर से ही निकाल रहा था बहन। ऐसा मन कर रहा था जैसे अब अपने आप को मार दूं, अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। नहीं बहन, तू ऐसा मत कर। तू एक काम कर, तू उस घर को छोड़कर मेरे पास आ जा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। इस घर से जाएगी तो मेरी अर्थी, फिर चाहे मुझे अपनी सौतन के बच्चे ही क्यों ना देखने पड़े। कुछ समय बाद पारुल अपनी ही सौतन के बच्चों को खिलाने लगती है। अरे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी, कितनी बार कहा है कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो, नहीं तो तुम्हारी तरह काले हो जाएंगे। किसने कहा कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? ये दोनों बच्चे मेरे भी हैं। जितना इन पर तुम्हारा हक है, उतना ही मेरा भी हक है, क्योंकि ये अजीत जी के बच्चे हैं। कर लो मैया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चों को अपना बताएगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। देखते ही देखते सोफिया और पारुल एक दूसरे के बाल खींचकर बहुत बुरी तरह लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। तभी अचानक से बीच में अजीत की आवाज आती है और वो अपनी पत्नी पारुल को नींद से जगाता है।